नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आज हम देख रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो अभी हाल में 5 जुलाई को एग्जाम लिया गया है पंचायत ऑडिटर का, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ऑडिटर पोस्ट, उसके लिए एग्जाम हुआ है। तो उसमें जो प्रश्न आए हैं 1 से 150 तक जीएस के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। ये एग्जाम हुआ था 5 जुलाई को। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा या कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के 9.2% से घटकर वित्त वर्ष 2025 तक 5% से नीचे आ गया। बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 2% पर निर्धारित किया गया। गलत है, ये 2% नहीं 4.3% पर निर्धारित किया गया। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2026 में वित्त वर्ष 2009 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बिल्कुल सही है। 1 और 3 जो है वो सही है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके प्रतिदिन कितनी अमेरिकी डॉलर का पैमाना रखा है। तो इसका सही उत्तर है प्रतिदिन 3 अमेरिकी डॉलर। इसको संशोधित करके अब 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन का कर दिया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का जो मापक है वो है 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, स्वामित्व पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्रण के माध्यम से भूमि स्वामित्व अभिलेख को उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों और योजनाओं का मिलान करना है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले है महाराष्ट्र, यह होगा सहभागी सिंचाई। इसके बाद है केरल कुदुम्बश्री और हरियाणा ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह। योजनाओं का सही मिलान है इनके राज्यों से। ऑप्शन बी। कुछ इसी प्रकार का या इससे थोड़ा सा लेवल और अधिक हो सकता है, जो कि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 26 तारीख को, इसलिए से ध्यान से देखिएगा वीडियो। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किसके सबसे निकट है। सही उत्तर होगा 89% लगभग। वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है निम्न में से कार्यरत है। क्या सरकारी कर्मचारी के रूप में, दिहाड़ी मजदूर या नियमित वेतन कर्मचारी, या स्वयं के खाता कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं के खाता कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 के दौरान सेवा क्षेत्र का एफडीआई प्रवाह कुल एफडीआई का लगभग कितना % है। सही उत्तर है आपका 80.2%। नेक्स्ट है, बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसको वित्त पोषित विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन के विषय में उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, यह मिशन 2019 में 2,08,652 करोड़ रुपए के प्रारंभिक केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू हुआ था। सही है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन को 2035 तक बढ़ाया गया है। गलत है, ऑप्शन बी, क्योंकि सही होगा 2028 तक। दिसंबर 2028 तक 100% प्राप्त करने का लक्ष्य है। मिशन को केंद्रीय बजट 25-26 में 67,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आवंटन दिया गया। सही है। जल जीवन मिशन के तहत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध है। तो जो नहीं है सही वो स्टेटमेंट बी है। 10 नंबर सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन कौन से कथन सही हैं बताइए। पहला है, भारत में विनिर्माण में एमएसएमई का योगदान लगभग 35% का है। सही है। एमएसएमई वैश्विक रोजगार में 50% से अधिक का योगदान करते हैं। ये भी सही है। एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करते हैं। ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जो सही है वो है ऑप्शन ए। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका योगदान 30 से 31% के बीच का है, 50% का नहीं है। मिशन लाइफ मुख्य रूप से बढ़ावा देता है इनमें से किसको। ये बढ़ावा देता है पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव करने को। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सकल स्थिर पूंजी निर्माण, इसका हिस्सा लगभग कितना % होने का अनुमान है। लगभग 30%। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है कितना।
2.98%। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 2.98% जो है राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में GSVA में प्राथमिकी, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों का योगदान क्रमशः कितना कितना % का रहा। प्राथमिक का रहा 19.9, द्वितीयक का 21.5 और तृतीयक का 58.6। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। बिहार के निम्न में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। पहला है मिथिला मखाना जिसे प्राप्त हुआ है, फूलकारी कढ़ाई इसे नहीं हुआ है, शाही लीची को प्राप्त है, कतरनी चावल को प्राप्त है। 1, 3 और 4 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार स्टार्टअप नीति युवा फ्रेमवर्क का स्तंभ नहीं है। जो नहीं है वो आपको बाहर करना है इसमें से। तो पहला है कि उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये बिल्कुल गलत है। पहला ही स्तंभ इसमें नहीं आता है, अन्य चारों आते हैं। स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए नियामक सहायक उपायों को लागू करना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, वित्त पोषण और इंक्यूबेशन सहायता तक पहुंच और प्रयास नहीं किया गया, ये हटा दीजिए। ये ऑप्शन BCD जो है आपका स्तंभ है। जो नहीं है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल है, वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में किस स्थान पे है। बिहार का स्थान है तीसरा, 3rd पोजीशन पे है परिवहन, भंडारण और संचार में। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो दो अन्य राज्य जो इससे आगे हैं वो कौन सा है, यूपी और कर्नाटका। नेक्स्ट है सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा कानूनों में संशोधन अधिनियम 2025 के साथ भारतीय बीमा कंपनियों में FDI सीमा को बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है। पहले इसे 74% किया गया था, 49% 50% से बढ़ाकर, और अब जो है इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को। ऑरेंज इकोनॉमी, इस शब्द का तात्पर्य क्या है। कुछ दिन पहले ब्लू इकोनॉमी भी पूछा था, अभी पूछ रहा है कि ऑरेंज इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था। किस पे, रचनात्मकता पे, संस्कृति पे और बौद्धिक संपदा पे आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसे बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। और जो ब्लू इकोनॉमी था वो क्या था, नीली अर्थव्यवस्था। वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था अवधारणा है जो कि महासागर, समुद्रों और तटीय संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर देता था। 2023-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 की तुलना में लगभग कितना % कम था। लगभग 20.4% कम था। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है, विशेष बहुमत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी और महान्यायाभिकर्ता के बीच के अंतर को सही रूप से स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी है और महान्यायाभिकर्ता जो है वो द्वितीय विधि अधिकारी है। ये बिल्कुल दोनों के अंतर को स्पष्ट करता है। क्या होता है महान्यायवादी, तो अभी महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी आता है आर्टिकल 76 में। अभी है महान्यायवादी R वेंकटरमणी, और ये जो है महान्यायाभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल, ये कौन है, तुषार मेहता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुख्यतः निम्न में से किससे संरक्षित होती है, किसके द्वारा संरक्षित होती है। तो ये अवमानना की शक्तियों, निश्चित सेवा शर्तों और कार्यकाल की सुरक्षा, इन तीनों के रूप में ये संरक्षित होती है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो उनका निधन हो जाता है तो क्या होता है। अगर या इस्तीफा दे दें या उनका निधन हो जाए तो इस केस में क्या होगा, मंत्रिपरिषद जो है वो स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून निम्न में से किस उद्देश्य से बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने और बार बार दल बदल से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोका जाए। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनपुट का उपयोग करके सही उत्तर क्या होगा। पहला कथन है, यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं पर लागू होता है, गलत है। केवल एक जो है पहला स्टेटमेंट आपका सही है। भारत में नियंत्रण और संतुलन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है। सर्वोत्तम उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक होने पर
निरस्त कर सकता है। यही नियंत्रण और संतुलन का जो सर्वोत्तम उदाहरण है यही होगा कि अगर कोई कानून बनाती है संसद जो कि असंवैधानिक लगता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और इसे निरस्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, विधि की उचित प्रक्रिया। इसकी अवधारणा जो है भारत के अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया। मुख्यतः जो है यह निम्न में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये प्रभावित है यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? ये केवल पंचायत चुनावों का संचालन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला है, वित्त आयोग के संबंध में कथन दिए गए, इन पर विचार करिए, सही उत्तर बताइए। इनका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। सही है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। यह भी सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत में मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें कूट दिए गए हैं, बताइए। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? पहला स्टेटमेंट है, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इस संबंध में कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह भी सही है। तीसरा है, राष्ट्रपति के विधेयक को राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है। यह भी सही है। और नेक्स्ट है, संसद इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बाध्य नहीं है। 1, 2 और 3 सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। सेवा निवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधीन ये नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया है इनको हटाने की, इसलिए ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है आपका। 1 और 3 दो स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। 33 नंबर सवाल है, ए है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें भाग 3 भी शामिल है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में यह माना था कि संसद भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि दोनों स्टेटमेंट सही है। गोलकनाथ मामले में माना था कि संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती में बोला संशोधन कर सकती है परंतु उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों सही है, परंतु यह स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? सही उत्तर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं? यह आपको बताना है। पहला है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो कि सही है। हिंसा का त्याग करना सही है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना सही है। वनों की रक्षा करना सही है। मौलिक कर्तव्य के रूप में उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी। शांति अधिनियम 2025 ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है आणविक ऊर्जा क्षेत्र से। एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्न में किन संस्थानों को प्रतिस्थापित करता है? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद तीनों को प्रतिस्थापित करता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। 38 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जारी करती है? किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान आपको करना है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं। खेल प्रतियोगिता है, संबंधित खेल है, किस खेल में कौन सी प्रतियोगिता होती है?
इसका सही मिलान करना है। पहला है विजय हजारे ट्रॉफी, ये होता है क्रिकेट में। दूसरा है सुल्तान अजलान शाह कप, ये होता है हॉकी में। डेविस कप टेनिस में और डूरंड कप फुटबॉल में। ऑप्शन ये आपका बी जो है सही उत्तर होगा। 3412। अगला सवाल है 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 का प्रक्षेपण किया। इसका उपनाम क्या रखा गया है? इसका उपनाम है बाहुबली। अगला सवाल है 42 नंबर सवाल, 2017-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुनावी ऋण पत्र बॉन्ड जो है, इस योजना में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वर्ष इसे खत्म कर दिया गया, उच्छिष्ट कर दिया गया? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म किया गया 2024 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सूची 1 सूची 2 दिए गए महिला खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित खेल हैं, इनका सही मिलान करना। दिव्य देशमुख चेस, सुरुचि फोगत पिस्तौल निशानेबाजी, अंकिता भकत तीरंदाजी और अंतिम पंघाल कुश्ती। निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है माधव गाडगिल पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका के कस्तूरीरंगन अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। पहला सही है या गलत है? सही है। दूसरा भी सही है। राजगोपाल चिदम्बरम नाभिकीय विज्ञान से संबंधित है, सही है। ओबेद सिद्दीकी जैविक विज्ञान से है। चारों सही। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जो कि सही है। राष्ट्रीय पंचांग चैत्र को प्रथम माह अपनाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया, गलत है। राष्ट्रीय पंचांग सूर्य आधारित पंचांग है, ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही है। जो नहीं सही है वो है ऑप्शन बी, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ये गलत है क्योंकि ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। अगला है 46 नंबर सवाल है, भारत में रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 2019 में। बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह खेलों के किस वर्ग से संबंधित हैं? श्रेयसी सिंह का संबंध है निशानेबाजी, शूटर है ये। बंधु बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं शंकरशन ठाकुर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, बिहार में बलिराजगढ़, मधुबनी, जफरडीह जो नालंदा में और कोल्हुआ जो वैशाली है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फेमस है, ये यहाँ पे जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन स्थल हैं, इसलिए ये फेमस है। मधुबनी का बलिराजगढ़, नालंदा का जफरडीह और वैशाली का कोल्हुआ। 50वां है हॉर्मुज आ गया। हॉर्मुज बहुत ज़्यादा चर्चा में था। जलडमरू मध्य जोड़ता है, ये किसको किससे जोड़ता है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब के सागर से। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से। ये थे 1 से 50 तक। वीडियो आपको पसंद आएगा तो मैं 51 से भी आगे कंटिन्यू करूँगा। आपका सपोर्ट होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।